दोस्तों, इंसानों ने हजारों साल से परिंदों की तरह आसमान में उड़ने का ख्वाब देखा है और इस चक्कर में उसने बड़े अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। कहा जाता है कि एक बार एक चाइनीज फिलोसफर ने तो चांद पर जाने के लिए कुर्सी बनवाई थी और उसके पीछे बारूद और बांस से बने हुए ढेरों रॉकेट लगा दिए और अपने साथियों को ये हुक्म दिया कि इन रॉकेट्स में आग लगा दो। इसके बाद कहते हैं कि वो जमीन से तो टेक ऑफ कर गए, बस अपनी मर्जी के हिसाब से चांद पर लैंड नहीं कर सके। वो अपनी कुर्सी के साथ और ढेरों रॉकेट्स के साथ वही जलकर खाक हो गए और वही मर गए। ऐसे ही उड़ने की एक बड़ी कोशिश 8वीं सदी के 8th सेंचुरी के मुस्लिम स्पेन के एक साइंटिस्ट और फिलोसफर अब्बास इब्न फिरनास ने भी की थी, जब उन्होंने परिंदों की उड़ान को स्टडी करके कामयाब ग्लाइडर का डिजाइन बनाया और कोडोरबा या तब के कर्तबा शहर की एक पहाड़ी से सबके सामने छलांग लगाकर लगभग 10 मिनट की कामयाब उड़ान भरी थी, जिसे इंसान की पहली कामयाब उड़ान भी माना जाता है। आज उनके नाम के पुल और स्टैचू दुनिया भर में हैं। यहाँ तक कि नासा ने उनके नाम पर चांद की फार साइड ऑफ द मून पर एक क्रेटर का नाम भी इब्न फिरनास क्रेटर रखा है। इसके बाद उड़ान का जिक्र सीधा 1 मिलियन यानी 10 सेंचुरी बाद 19th सेंचुरी के लास्ट में इंडिया के मुंबई में मिलता है, जहाँ शिवकर बाबूजी तलपड़े नाम के एक स्कॉलर ने एरोप्लेन का एक कामयाब प्रोटोटाइप बनाया था। हालांकि उनका क्लेम कभी वेरीफाई नहीं किया जा सका क्योंकि उनका कोई पेटेंट नहीं हुआ था और साथ ही उनके मानने वाले भी यही मानते हैं कि उनका प्रोटोटाइप एक बिना पायलट का अनमैन्ड एयरक्राफ्ट था, यानी जिसमें कोई इंसान नहीं बैठ सकता था, इसीलिए उसे इंसान की उड़ान नहीं कहा जा सकता। उसके कुछ साल बाद 1903 यानी 1903 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में ऑरविल और विल्बुर राइट ब्रदर्स ने पहला वर्किंग इंजन पावर्ड एरोप्लेन बनाकर दुनिया को उड़ने के लिए पर दे दिए। लेकिन दोस्तों, ना तो राइट ब्रदर्स और ना ही किसी और इंसान ने ऐसा सोचा था कि ये जहाज एक दिन इतनी स्पीड से उड़ेंगे कि इंसान सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ने लगेंगे। और फिर दोस्तों, वो दिन भी आया जब जहाज बनाने वाले राइट ब्रदर्स ने अपनी आंखों से वो नजारा भी देखा जब एक जेट प्लेन साउंड बैरियर को तोड़कर सुपरसोनिक स्पीड पर जा पहुंचा और यहाँ तक कि वो अपनी ही गोली से डैमेज होकर क्रैश हो गया। लेकिन वो कैसे? दोस्तों, हमारे चैनल थ्योर्स की आज की वीडियो में हम आपको यही सब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जहाज आखिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने पर मजबूर क्यों हुआ, ये जानने से पहले हमें सुपरसोनिक फ्लाइट के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी। साउंड या आवाज दरअसल एक तरह की वेव्स या लहरें होती हैं जो रास्ते में आने वाले हवा के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस और डीकंप्रेस करती हैं और ये जहाँ पैदा होती है वहां से लहरों की शक्ल में अपने ओरिजिनेशन वाली जगह के चारों तरफ फैल जाती हैं, ठीक जैसे एक तालाब में पत्थर मारने पर पानी की लहरें चारों तरफ फैल जाती हैं। लेकिन सोचिए कि जो एयरक्राफ्ट वो साउंड या आवाज पैदा कर रहा है, अगर वो ठीक साउंड की स्पीड से आगे बढ़े तो क्या होगा ये कि बाकी तरफ जाने वाली साउंड वेव्स या लहरें तो वहां से बनकर उससे दूर चली जाएंगी, लेकिन सामने या आगे की तरफ जाने वाली वेव्स चूंकि ठीक उस एयरक्राफ्ट की स्पीड से चल रही हैं, इसलिए ना वो आगे जा सकेंगी और न पीछे, और ठीक प्लेन की नोक या चोंच पर इकट्ठा होती रहेंगी। जितनी भी साउंड वेव्स पैदा हो रही हैं, उनकी एनर्जी एक जगह मिलकर बढ़ती रहेगी और आखिर कुछ सेकंड में इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उस जहाज एयरक्राफ्ट को तोड़ देगी। एक बार फिर से याद दिलाते हैं, तब होगा जब एयरक्राफ्ट ठीक साउंड वेव्स की स्पीड पर चलेगा, न कम न ज्यादा। तभी वो साउंड वेव्स प्लेन की नोक पर इकट्ठा हो जाएंगी, वरना तो आमतौर की तरह साउंड वेव्स पैदा होकर प्लेन से दूर जाती रहेंगी और ना तो उनकी एनर्जी एक साथ मिलेगी और ना ही वो कोई नुकसान कर पाएंगी। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि राइट ब्रदर्स ने 1903 में पहला इंजन वाला प्लेन बना लिया था, लेकिन वो एक स्लो एयरक्राफ्ट था। मगर इसके 27 साल 27 ईयर्स बाद 1930 में जर्मनी के इंजीनियर्स ने पहला जेट इंजन बनाकर अमेरिका और बाकी यूरोप के पेट में दर्द कर दिया और ये दर्द तब और बढ़ गया जब 1939 में हिटलर की जर्मन फौज ने वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी और इसके बाद तो जैसे बाकी हथियारों के साथ साथ एक से बढ़कर एक तेज जहाज बनाने की होड़ लग गई। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। होता ये था कि कोई भी जहाज जब लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रॉस करता था, वैसे ही ऐसा लगता जैसे कोई चीज या कोई इनविजिबल दीवार उसके सामने आ गई हो और वो उससे टकराकर अपनी नोक या आगे का हिस्सा तोड़वा बैठता। बार बार कोशिश करने पर जब यही होता रहा तो इंजीनियर्स के बीच में चर्चा आम होने लगा कि शायद 1000 किलोमीटर पर आवर या 1000 की स्पीड ही मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट है और कोई भी मैन मेड मशीन इससे ज्यादा जा ही नहीं सकती। चर्चे तो यहाँ तक भी आम थे
थे कि अगर कोई प्लेन साउंड की स्पीड यानी लगभग 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा की स्पीड पर जाएगा तो वो वक्त में उल्टा चला जाएगा और पायलट की उम्र उल्टा घटने लगेगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद आखिरकार अमेरिकन इंजीनियर्स ने पता लगा ही लिया कि हवा में कोई दीवार नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है कि जब प्लेन साउंड की स्पीड पर या उससे बहुत नजदीक स्पीड पर उड़ता है तो साउंड वेव्स उसके अगले हिस्से पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। उनकी इकट्ठा एनर्जी जहाज का अगला हिस्सा तोड़ देती है और क्रैश जहाज देखने में ऐसा लगता है जैसे वो हवा में किसी चीज से टकरा गया हो, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। इसका तोड़ ये निकाला गया कि जहाज का इंजन इतना पावरफुल बनाया जाए कि वो माक 0.8 यानी लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर से सीधा माक 1.1 यानी लगभग 1350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला जाए और उसे माक स्पीड यानी साउंड की स्पीड पर कम से कम वक्त के लिए रहना पड़े, जिससे कॉन्सेंट्रेटेड साउंड वेव्स को नुकसान न पहुंचा सके। आखिरकार 1947 में ऐसा जहाज बना लिया गया और अमेरिकन टेस्ट पायलट चार्ल्स ईगर ने टेस्ट एयरक्राफ्ट बेल X1 में बैठकर दुनिया में पहली बार सुपरसोनिक स्पीड को छूकर उन तमाम अफवाहों को गलत करार दे दिया जो अमेरिका में उस वक्त चलती थी। लेकिन भले ही उन्होंने 1310 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जाकर सुपरसोनिक स्पीड को छू लिया था, लेकिन ये स्पीड अभी भी इंजीनियर्स के लिए अनजानी थी और इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी था। बहरहाल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के साथ ही अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया और एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार और तेज से तेज एयरक्राफ्ट बनाने की होड़ बढ़ती चली गई और इसी सिलसिले में अमेरिका ने 1953 में गुरमान F-11 टाइगर एयरक्राफ्ट बनाया जो माक 1.2 यानी लगभग 1470 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता था। 30 सितंबर 1956 को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से टेस्ट पायलट टॉम एडरिच ने इस फाइटर एयरक्राफ्ट से अटलांटिक के ऊपर उड़ान भरी और 20,000 फुट 20,000 फुट की ऊंचाई पर जाने के बाद उसने एयरक्राफ्ट से 20 mm मशीन गन से 800 kmph यानी सब सोनिक स्पीड पर 2 मैगजीन के राउंड फायर किए और उसके ठीक बाद वो एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए जहाज को उसकी टॉप स्पीड यानी सुपरसोनिक स्पीड पर ले गया और एक सुपरसोनिक डाइव शुरू कर दिया, यानी जहाज का रुख नीचे जमीन की तरफ कर दिया, जिससे जहाज की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जैसे ही जहाज 7000 फुट की ऊंचाई पर आया तो जहाज की विंडशील्ड यानी पायलट के सामने वाले शीशे में कुछ बड़े जोर से टकराया। इससे पहले पायलट टॉम कुछ समझ पाता, एक के बाद एक कई हैवी चीजें जहाज की बॉडी और इंजन में जा घुसी और जहाज अपनी पावर खो बैठा। पायलट ने फौरन प्लेन का रुख एयर स्ट्रिप की तरफ मोड़ दिया, लेकिन जहाज का थ्रोटल लीवर पूरा खींचने के बाद भी इंजन अपनी कुल पावर का 78% ही प्रोड्यूस कर पा रहा था। पायलट के लाख कोशिश करने के बाद भी वो प्लेन को सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया और प्लेन स्ट्रिप पर ही क्रैश लैंड हो गया। हालांकि पायलट टॉम किसी तरह से इजेक्ट करने में कामयाब रहा और कई सीरियस चोटों के बाद भी वो जिंदा बच निकला। शुरू में तो यही सोचा गया कि शायद ये कोई बर्ड स्ट्राइक थी, यानी चिड़ियों का कोई झुंड प्लेन से जा टकराया है, लेकिन बाद में इंस्पेक्शन के बाद पता चला कि जहाज पर गोलियां लगी हुई हैं। अब ये बात इंजीनियर्स के लिए हैरत वाली थी क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से उस वक्त उस लोकेशन पर कोई और प्लेन भी नहीं था और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इस इंसिडेंट का असली खुलासा हुआ तो वो हैरत में डाल देने वाला था। वो दरअसल ये था कि जब प्लेन ने हवा में फायरिंग की थी तो उसकी स्पीड सबसोनिक थी, पर क्योंकि बुलेट में अपना कोई प्रोपल्सन सिस्टम नहीं होता तो उसकी स्पीड फायरिंग के बाद घटने लगती है और धीरे धीरे स्लो हो जाती है और साथ ही वो धरती की ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ भी चलती है और एक कर्व ट्राइजेक्टरी को फॉलो करती है। इसके उलट पायलट ने फायरिंग के फौरन बाद प्लेन की स्पीड को एकदम से बढ़ा दिया और उसकी नोज भी डाइव के लिए नीचे की तरफ कर दी, जिससे जहाज अपने ही फायर किए हुए राउंड की तरफ बढ़ चला, मगर उससे कहीं ज्यादा स्पीड से। नीचे आने पर बुलेट की स्पीड जहां आधी से कम हो गई, वही प्लेन अब डबल से भी ज्यादा स्पीड से नीचे आ रहा था और इस तरह प्लेन अपने ही फायर किए हुए राउंड से जा टकराया और क्रैश लैंड कर गया, जो देखने और सुनने में ऐसा लगता है जैसे जहाज ने खुद को ही गोली मार ली हो। इसके बाद एयर फोर्स के ट्रेनिंग मैनुअल्स में इस मैन्यूवर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, यानी अब पायलट फायरिंग के बाद हमेशा अपने प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं। अमेरिकन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर के हिसाब से आज के मॉडर्न प्लेन पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो चुके हैं, लेकिन एक तो बहुत एडवांस होते हैं और उनके तमाम मैन्यूवर्स पहले से ही ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं और साथ ही आज के हथियार बुलेट्स के बजाय बम और मिसाइल की शक्ल में होते हैं, जिनका अपना खुद का प्रोपल्सन सिस्टम होता है, यानी वो स्लो नहीं हो सकते, इसलिए ऐसी अब घटनाएं नहीं होती। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलें। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।